हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही एयर स्पेस वॉर की। दरअसल भारत ने फिलहाल यह निर्णय लिया है कि वो पाकिस्तान की सभी एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर रहा है। अब ये निर्णय किस मामले में महत्वपूर्ण है और क्या है, ऐसे जुड़ी हुई सभी चीजें, आइए आगे बढ़ते हुए सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस मामले में हमारी न्यूज का क्या कहना है। तो न्यूज है, फ्लाइंग आवर्स ऑपरेशन कॉस्ट हाउ इंडिया शटिंग एयर स्पेस विल इम्पैक्ट पाकिस्तान। तो देखिए भाई, भारत ने बंद कर दिया है पाकिस्तान की सभी उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र, लेकिन ये पाकिस्तान को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, ये बात हमें जाननी समझनी होगी। और क्या है इस पूरे मामले के पीछे का रीजन, वही देखते हुए हम लोग सब कुछ समझेंगे, जानेंगे। तो आज की क्लास में क्या क्या शामिल है, चर्चा में क्यों पाकिस्तान के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र बंद, इसका क्या प्रभाव होने वाला है, पाकिस्तानी सीमा पर जैमर, भारत के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र बंद और किसे कितना नुकसान, ये सब कुछ हम लोग अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। देखिए, ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है, यानी कि ये जो जितने भी निर्णय लिए जा रहे हैं, चाहे पाकिस्तान भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर रहा है या फिर भारत पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर रहा है, इस पूरे मामले के पीछे जो सबसे मेन रीजन है वो रीजन है बीते दिनों जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बैसरन मैदानों में, यानी कि जो पहलगाम से 5 किलोमीटर की दूरी पर बैसरन मैदान है, वहां हुआ आतंकवादी हमला। अब देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो अनंतनाग जिला है वो तो यहाँ है, और इस अनंतनाग जिले के अंदर यहाँ है पहलगाम, और यहीं से 5 किलोमीटर की दूरी पर है बैसरन मैदान, जहां आतंकवादी हमला हुआ था और 26 लोगों की जान चली गई थी। इसी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध और ज्यादा खराब हो गए। हालांकि बीते लगभग 1 दशक से भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंध ठंडे अवस्थे में पड़े हुए हैं और भारत इन संबंधों को सुधार के लिए कोई भी कार्य करने की कोशिश नहीं कर रहा है। भारत हर जगह पाकिस्तान को इग्नोर ही कर रहा था। लेकिन जिस प्रकार से अभी यह पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच के जो संबंध थे वो और ज्यादा तनाव में आ चुके हैं। मामला बहुत ज्यादा खराब यहाँ पर इस प्रकार से हो गया है, जो भी देखने को मिल रहा है। अब ये स्थिति आगे कितना और ज्यादा गंभीर होगी और कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलेगी, ये सब चीजें भी हम लोग लगातार देख रहे हैं और नजर बनाए हुए हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद में भारत ने कुछ अलग अलग निर्णय लिए, पाकिस्तान ने भी कुछ अलग अलग निर्णय लिए। हालांकि इस घटना के बाद से ही पाकिस्तान डरा हुआ है और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा माहौल जो है वो भयका बना हुआ है। पाकिस्तान की सेनाएं अलर्ट है और पाकिस्तान में सभी को ये लगता है कि भारत कुछ ना कुछ बड़ा करके ही मानेगा, भारत जवाब जरूर देगा, भारत शांत बैठने वाला नहीं है। और इसी वजह से जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ने जो शुरुआती डिसीजंस लिए थे, उन डिसीजंस में ही उसने ये क्लियर कर दिया था कि वो भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर रहा है। क्योंकि जो उरी एयर स्ट्राइक हुई थी और बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद से फिलहाल पाकिस्तान के मन में ये बहुत गहरा डर बना हुआ है कि इसी प्रकार की ये घटना उसके साथ हो सकती है। तो ये चिंता की बात है। लेकिन अब फिलहाल हम जो वर्तमान में देख रहे हैं वो मामला ये है कि भारत ने पाकिस्तान की एयरलाइंस के लिए जारी कर दिया है नोटम। क्या जारी कर दिया है? नोटम जारी कर दिया है। अब ये नोटम क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, जनरली हम लोग नोटम को जानते हैं इस रूप में कि इसको कहा जाता है नोटिस टू एयर मिशन। क्या कहा जाता है? नोटिस टू एयर मिशंस। हालांकि फॉर्मरली, यानी कि पहले इसको जाना जाता था नोटिस टू एयरमैन के रूप में भी। तो अभी भी मतलब दोनों चीजें जो हैं वो जनरली लोग संपर्क में ले लेते हैं नोटम के लिए। अब जब कभी भी नोटम को जारी किया जाता है तो इसका अर्थ ये होता है कि आप कुछ एक खास संदेश देना चाहते हैं एविएशन अथॉरिटीज के लिए या फिर पायलट्स के लिए। तो एविएशन अथॉरिटीज के लिए या पायलट्स के लिए जब कभी भी आपको कोई संदेश भेजना होता है तो उस दौरान आप लोग नोटम जारी करते हैं। मतलब सरकार नोटम जारी कर देती है और नोटम जारी करके उसका बता देती है कि कहीं पे क्या तकनीकी गड़बड़ी हो रही है, कहाँ पे क्या परेशानी हो रही है और किस तरफ आपको नहीं जाना है। मतलब जनरली एहतियात की बातें, परहेज की बातें हम देखते हैं कि नोटम के रूप में ही जारी की जाती है। और इस दौरान ये सुनिश्चित किया जाता है कि कैसे उड़ान के लिए क्या क्या सुरक्षाएं आवश्यक हैं और किन किन चीज़ों का आपको पालन करना है। जैसे कि फिलहाल भारत ने अपने हवाई क्षेत्र के लिए सीधे तौर पर क्लियर कर दिया है कि हमारे हवाई क्षेत्र के अंदर पाकिस्तान की कोई भी उड़ान प्रवेश नहीं करेगी। इस मामले में खास ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि भारत ने कहा है कि देखिए, ऑल टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, यानी कि हर तरह के एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं वो भारत के हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। अब इस मामले में वो सारे एयरक्राफ्ट भी आते
आते हैं जो रजिस्टर्ड है यानी कि पंजीकृत है, वो भी आएंगे जो वहाँ से ऑपरेट होते हैं, संचालित होने वाले भी एयरक्राफ्ट इसमें शामिल है, और पाकिस्तान द्वारा पट्टे पर दिए गए एयरक्राफ्ट भी इसके अंदर शामिल है। तो ये सभी प्रकार के जो एयरक्राफ्ट हैं सभी के लिए ये नोटम जारी किया गया है कि देखिए आप भारत के हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे, और इसके लिए प्रॉपर डेडलाइन भी दी हुई है, टाइमलाइन भी दी है, और देखिए टाइमलाइन आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगी। तो देखिए भारत का ये कहना है कि 30 अप्रैल से ये आदेश जारी किया गया है और अभी से ही लागू हो रहा है। तो 30 अप्रैल 2025 से 23 मई 2025 तक के लिए ये नोटम जारी किया गया, यानी कि इस पूरे के पूरे पीरियड के दौरान हवाई क्षेत्र के मामले में पाकिस्तान से कोई भी एयरलाइंस या एयरक्राफ्ट एंट्री नहीं करना चाहिए भारत के एयर स्पेस में। अगर आता है तो फिर ये बहुत ही गंभीर मामला हो जाएगा, उल्लंघन का मामला हो जाएगा। और इसमें यह बात देखने वाली है कि हर तरह के एयरक्राफ्ट तो इसमें शामिल है, यानी कि पंजीकृत, संचालित और पट्टे पर दिए गए सभी एयरक्राफ्ट शामिल है, लेकिन साथ साथ हर प्रकार के वाणिज्यिक और सैन्य उड़ानों को भी इसमें शामिल किया गया, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर एक कड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, एक बड़ा प्रहार किया गया है भारत की सरकार के द्वारा इस नोटम के मामले में। तो स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई जिस प्रकार से हमें पता चल रहा है। अब पाकिस्तान के लिए यहाँ समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कूटनीतिक और परिचालन संबंधी गतिरोध बना हुआ था, इस गतिरोध के अंदर तो हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, यह गतिरोध अब और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन गतिरोध बढ़ने के साथ साथ पाकिस्तान को आर्थिक रूप से जो परेशानियां देखने को मिलेंगी वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा खतरनाक स्तर पर खराब कर सकती है। देखिए हम सभी ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान पहले से ही खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, और उसकी खराब आर्थिक स्थिति की वजह से हम लोग ये देखते हैं कि वो अलग अलग विकल्प अपनाने पर मजबूर है। बट खराब आर्थिक स्थिति के मामले में अगर इस प्रकार का निर्णय उसे फेस करना पड़े तो समझ लीजिए कि उसकी स्थिति और भी ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है, उसकी चीज़ें और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। अब देखिए फिलहाल नोटम जारी कर दिया गया और हमारा ये कहना है कि भाई भारत का जो एयर स्पेस है आपको वहाँ से नहीं गुजरना। भारत के एयर स्पेस से नहीं गुजरने का अर्थ ये है कि जहाँ भारत की भूमि है, इस भूमि के ऊपर जो आसमान का क्षेत्र है वहाँ से अब आपके हवाई जहाज नहीं जाने वाले। अब इस दौरान दरअसल पाकिस्तान के मामले में जो पाकिस्तान से पूर्वी देश हैं उन सभी के लिए खास तौर पे भारत का हवाई क्षेत्र बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता था। अब तक की स्थिति ये थी कि पाकिस्तान को जो भी उड़ानें भेजनी होती थी अपने से पूर्वी देशों के लिए, तो उसके मामले में भारत के हवाई क्षेत्र से बहुत आराम से इसके विमान निकल जाते थे। तो एक छोटा रास्ता इसको मिलता था और छोटे रास्ते से इसको बहुत ज़्यादा समय की, धन की बचत हुआ करती थी और फ्लाइट्स भी बहुत जल्दी चीज़ें पूरी कर लिया करती थी। बट अब यह समझ लीजिए कि पूरी तरह से ये जो हवाई क्षेत्र हम देख रहे हैं भारत की भूमि के ऊपर मौजूद है, ये रिस्ट्रिक्टेड हो गया है पाकिस्तान के लिए। इसका अर्थ ये है कि पाकिस्तान के भूमि पर कहीं से भी किसी भी फ्लाइट को अब अगर जाना होगा पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र का अर्थ ये है कि अगर उसको एशिया में जाना है किसी भी देश की तरफ, या तो उसको जाना है दक्षिण एशिया की तरफ, या उसको जाना है दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ, या फिर ऑस्ट्रेलिया जाना है, या फिर इसके साथ साथ हम देखें कि अगर इसको यहाँ से अमेरिका, कनाडा जाना है, या फिर दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप जाना है, तो ऐसी स्थिति में पहले ये रोड जो था, इस रूट से काफी शॉर्ट रास्ता इसको पड़ता था। लेकिन अब पाकिस्तान से उड़ने वाली किसी भी उड़ान को अब वैकल्पिक मार्ग ढूंढने पड़ेंगे, और पाकिस्तान की उड़ानों के लिए वैकल्पिक मार्ग क्या है, या तो उसको जाना पड़ेगा अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना होते हुए, या फिर उसको हिंद महासागर वाले क्षेत्र से गुजरना पड़ेगा श्रीलंका के पास से होते हुए, श्रीलंका के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में पूरा जो रास्ते वाला मामला है, जो मार्ग है, वो मार्ग लंबा हो जा रहा है। अब इस लंबे मार्ग से ही जुड़ जा रही है सारी की सारी कहानियां और सारे के सारे पेच यहीं पर ही कनेक्टेड है। सबसे पहला और मुख्य रीजन क्या हो गया, हवाई क्षेत्र बंद करने के बाद अब आपके जो रास्ते हैं वो रास्ते लंबे हो गए हैं, अब सफर थोड़ा लंबा तय करना पड़ेगा। बट क्या मामला सिर्फ यहीं तक सीमित है? नहीं, ये आपको करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाएगा। कैसे? लंबे समय का मतलब क्या हुआ कि अब आपके विमान को अधिक समय तक हवा में रहना पड़ेगा और उसके लिए आपको चाहिए होगा अधिक मात्रा में फ्यूल। अधिक मात्रा में फ्यूल के अलावा आपके जो क्रू मेंबर्स हैं उन क्रू मेंबर्स की ड्यूटी का टाइम भी बढ़ जाएगा और वो लंबे समय तक अब विमान के अंदर बैठने पर मजबूर हो जाएंगे और आपकी फ्लाइट्स का साथ साथ इसकी वजह से जो समय है वो समय भी बढ़ जाएगा। तो धन के मामले में भी हानि हो रही है, श्रम के मामले में भी हानि हो रही है और समय के मामले में भी हानि हो रही है। ओवरऑल देखा जा रहा है सब जगह से हानि ही हानि हो रही है। अब पाकिस्तान के विमानों के लिए माना जा रहा है कि समय के मामले में लगभग 1 से 2 घंटे का समय बढ़ जाएगा। तो जनरली 2 घंटे की एवरेज मानी जा रही है कि अलग अलग क्षेत्रों को लेकर के इसका समय बढ़ता हुआ हमें दिख सकता है। केवल इतना ही नहीं है बल्कि इसके अलावा इसको यहाँ पर अधिक धन खर्च करना पड़ेगा क्योंकि फ्यूल ज़्यादा लगेगा तो पैसा ज़्यादा खर्च होगा। और वहीं जिन क्षेत्रों तक यानी कि जो दूर
दराज के क्षेत्र हैं, अगर वहां तक इसकी फ्लाइट डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकती तो इस वजह से इसको बीच में लैंड भी करना पड़ेगा, और लैंडिंग की पार्किंग जो फीस बनती है, यानी कि जब कभी विमान उतरता है तो आप जहां पर लैंड करेंगे वहां को फीस देनी पड़ती है। तो एक प्रकार से पार्किंग चार्ज की तरह होता है। तो वहां पर उतरने के लिए पहले आपको तो उतरने वाला चार्ज देना पड़ेगा, वहां पर लैंडिंग का चार्ज देना पड़ेगा। लैंडिंग चार्ज के अलावा अगर आप वहां पर रिफ्यूलिंग करवाते हैं तो वहां पर आपको जो फ्यूल भरवाएंगे आप उसके लिए भी चार्जेस देंगे। तो मतलब खर्चा आपका बहुत ज्यादा। एक तरह से कह सकते हैं कि आपके ऊपर जो एक आर्थिक मार पड़ने वाली है, ये चौतरफा मार पड़ने वाली है। चारों तरफ से आपको बुरी तरह से यहाँ पर स्थिति गंभीर फेस करनी पड़ेगी और आप दिक्कतों में आएंगे, मतलब फटे हाल हो जाएगा इसका पूरा पूरा मामला, ये हमें पता चल रहा है। तो सारी चीजें इस प्रकार से कनेक्टेड है और ये बड़ा गंभीर मामला। हालांकि पाकिस्तान के मामले में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एयरलाइंस या फिर एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा हो। दरअसल हमें पता चलता है पाकिस्तान की जो पोजीशन है एयरलाइंस के मामले में या एयरक्राफ्ट के मामले में, तो कंडीशन फिलहाल ये है कि पाकिस्तान की जो एयरलाइंस है वो मामूली 32 विमानों का ही संचालन करती हैं। कितना मुश्किल से 32 विमानों का ही संचालन किया जाता है। और ये जो पूरा का पूरा मामला चल रहा है पाकिस्तान का एविएशन का, ये बहुत ज़्यादा पहले से ही आर्थिक दबावों के अंदर है, पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान है। अब सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की एयरलाइंस मुश्किल से 32 एयरक्राफ्ट का संचालन करती हैं, केवल इतना ही मामला है इनके पास में। अब इसके अलावा बात करें अगर हम लोग भारत की स्थिति की, तो ये समझिए कि भारत का इंडिगो ही अकेले 372 एयरक्राफ्ट संभालता है। ठीक है, कौन संभाल रहा है? इंडिगो ही संभाल रहा है हमारा ये अकेला, इतने विमान। तो और वहीं जो हमारा एयर इंडिया है ना, एयर इंडिया के पास 200 से ज्यादा विमान है, और वहीं हजार, इसने कई सैकड़ों विमान तो पहले ही इसने ऑर्डर पर भी दे दिए हैं कि ठीक है अभी बना करके दीजिए, हमें जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। तो 200 से ज्यादा विमान पहले संचालित कर रहा है, बाकी इसने ऑर्डर पे दे दिए, और इंडिगो तो 372 पहले ही संचालित कर रहा है। तो कहाँ हमारे 372 और 200, ये दो एयरलाइंस के मामले में, और पाकिस्तानी एयरलाइंस तो 32 का ही संचालन कर रही है, ये पता चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी स्थिति है या बहुत अच्छे मामले में पाकिस्तान है, तो आर्थिक दबाव में है, लेकिन जिस प्रकार से ये अब और बोझ बढ़ जा रहा है तो समझ आइए कि इसके साथ में क्या ही होने वाला होगा। ये बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी की स्थिति में पहुंचाया जा सकता है इन्हीं उपायों को अपनाकर, और आने वाले समय में फिर ये और भी बहुत ज़्यादा परेशान होगा। हालांकि अभी तो बात सिर्फ इतनी ही देखने को हमें मिल रही है कि भारत ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों के लिए, लेकिन केवल इतना ही काम नहीं किया, बल्कि भारत ने एक और निर्णय लिया है, और भारत सरकार ने जो हमारा पश्चिमी सीमा क्षेत्र है उस सीमा क्षेत्र में लगा दिए हैं जैमर्स, ताकि पाकिस्तान के जो विमान हैं उस क्षेत्र से अगर गुजरते हैं या भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश का प्रयास करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी नेविगेशन के मामले में। तो पाकिस्तान के हवाई जहाज़ों के नेविगेशन को प्रभावित करने के लिए हमने क्या कर दिया है? जैमर्स लगा दिए हैं। अब ये जैमर्स की स्थिति भी कुछ इस प्रकार की ही है कि ये जो जैमर हम लोगों ने लगाए हैं, ये जैमर पश्चिमी सीमा पर लगाए हैं, यानी कि इस वाली सीमा पर हमने अपने इन जैमर्स को लगा दिया है कि आओ जी कोशिश करके देखो, घुसने की कोशिश करो, पास से गुजरने की कोशिश करो, पूरा का पूरा सिस्टम आपका गड़बड़ा जाएगा। अब यहां पर हम लोगों ने अच्छी खासी स्थिति में जैमर्स लगा दिए जो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के सिग्नल्स को बाधित करने का काम करेंगे, और मेनली ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान की जो एयरलाइंस होती हैं वो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर इन्हें ये सिग्नल्स प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा परेशानियां होंगी, ये सिग्नल इनके लिए बाधित हो जाएंगे। तो भारत का सिस्टम जो है जैमिंग सिस्टम, ये बहुत ही ज़्यादा उन्नत जैमिंग सिस्टम माना जाता है, और केवल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के मामले में ही हम इस मामले को प्रभावित नहीं करेंगे, पाकिस्तान की एयरलाइंस को प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के अलावा ये समझ लीजिए कि जीपीएस जो अमेरिका का है उसको तो प्रभावित कर रही हैं, उसको तो बाधित कर ही रहे हैं। उसको बाधित करने के अलावा जो रशिया का नेविगेशन सिस्टम है जिसको ग्लोनास कहा जाता है वो भी यहाँ पर अफेक्टेड होगा। इसके अलावा बोइडो जो चाइना का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है वो भी प्रभावित होगा, और इसके अलावा और जितने भी पाकिस्तान सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल करता है नेविगेशन के लिए, भारत का ये जो जैमिंग सिस्टम है उन सभी को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। हालांकि भारत ने अपनी सीमा पर जो जैमर्स लगाए हैं, इन जैमर्स को लगाने के पीछे प्रॉपर रीजन भी दिया है। तो भारत का ये कहना है कि भाई इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के पीछे का बड़ा रीजन है सिचुएशनल अवेयरनेस, टारगेटिंग एक्यूरेसी, और साथ साथ इफेक्टिवनेस ऑफ प्रेसिशन गाइडेड मॉनिशंस। तो देखिए भारत का सीधे तौर पर यह कहना है कि भाई हम यहाँ पर स्थिति जन्य जागरूकता के लिए इन जैमर्स को लगा रहे हैं। साथ साथ पाकिस्तान के जो विमान है, अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान के विमान हमारे हवाई
क्षेत्र में प्रवेश करते हैं या हवाई क्षेत्र से भारत पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो वो सटीक हमला नहीं कर पाएंगे, उनके लक्ष्य की सटीकता यहाँ पूरी तरह से बाधित हो जाएगी, उन्हें रूट समझ में नहीं आएगा, वो दिक्कतों में रहेंगे और वहीं सटीक निर्देशित हथियारों की प्रभावशीलता भी यहाँ पर पूरी तरह से बाधित हो जाएगी। तो अगर पाकिस्तान भारतीय क्षेत्र में संघर्ष के लिए आता है या फिर घुसपैठ करने के लिए आता है तो ये समझ लीजिए कि मामला पाकिस्तान का डामाडोल हो जाएगा और वो नहीं संभाल पाएगा कुछ भी, क्योंकि नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ही उसको यहाँ पर मदद नहीं करने वाला है, सारा मामला हमने उसके लिए बाधित कर दिया है। तो हवाई क्षेत्र बंद किया तो किया, साथ साथ जैमर भी लगा दिए हैं, पाकिस्तान को हम लोग हर तरफ से घेर रहे हैं और यही चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में एयर स्पेस वॉर। बात क्लियर है सारी। तो इस प्रकार से हमने सारे के सारे नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो भारतीय भूमि पर या भारतीय हवाई क्षेत्र में पाकिस्तान के एयरलाइंस को मदद कर सकते थे, अब यहाँ पर हमने ये सिस्टम यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। हालांकि मामला जो है वो पाकिस्तान को एक प्रकार से जवाब के रूप में ही मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने सबसे पहले ये निर्णय लिया था जिस समय हमारे पहलगाम वाले क्षेत्र में हमला हुआ था, तो उसके बाद पाकिस्तान के जो निर्णय था उसमें पाकिस्तान ने पहले ही ये कह दिया था कि वो भारतीय हवाई क्षेत्र, भारतीय एयरलाइंस के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर रहा है। अब उसने जब ये सारी की सारी बातें कही थी तो उसके बाद हमें पता चलता है कि भाई आप भारत को परेशान करना चाहते थे। हालांकि उसकी चिंता ये भी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत के हवाई जहाज आ जाएं और भारत के एयरक्राफ्ट आकर के उसको परेशान कर जाएं, यानी कहीं ना कहीं हमला कर दे तो फाइटर जेट्स वगैरह पहुंच करके दिक्कतें दे सकते थे, तो वो इन सभी चीज़ों से बचना चाहता था। तो लेकिन उस सब के बावजूद हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान ने निर्णय लिया और पाकिस्तान ने निर्णय लेकर के अपने हवाई क्षेत्र को भारत के लिए बंद किया। और जिस समय उसने अपने हवाई क्षेत्र को भारत के लिए बंद किया था तो हमें यहाँ पर समझ में आ रहा था कि दिक्कतें होंगी, क्योंकि अगर भारत के उत्तरी भूमि से हमें कोई भी एयरक्राफ्ट भेजना होगा, अगर यूरोप के लिए या फिर मिडिल ईस्ट के लिए या फिर अमेरिका के लिए, तो उस दौरान हमें परेशानी होगी, क्योंकि हमें इस क्षेत्र से उड़ने वाली सभी जहाज़ों के लिए एक लंबा रूट फेस करना पड़ेगा और वो लंबा रूट या तो इधर से जाएगा होते हुए या फिर इधर ऊपर से होता हुआ जाएगा। तो एक लंबा रास्ता हमें फेस करना मिल रहा था और लंबे रास्ते का मतलब यही है कि भाई हमारा भी अब ईंधन ज़्यादा खर्च होगा, हमारे क्रूज़ को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसके अलावा फ्यूल के ऊपर भी पैसा ज़्यादा खर्च होगा। और हम लोग कोशिश कर रहे थे कि बीच में हम लोग को कुछ जगह पर रिफ्यूलिंग स्टेशंस भी मिल जाएं अच्छे, जहाँ से हम लोग अपनी चीज़ों को कंटिन्यू भी कर पाएँ। तो भारत के लिए बड़ा यहाँ पर दिक्कत वाले सबब जो थी, दिक्कतों वाली स्थिति जो थी वो यहाँ उत्पन्न की थी पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान को अब जाकर के हमने जवाब दिया और लगभग एक हफ्ते के समय के बाद हमने ये जवाब दिया है कि भाई इस प्रकार से स्थितियां गंभीर हो रही है। हालांकि इस पूरे के पूरे निर्णय में हम लोग ये देख रहे हैं कि परेशान दोनों ही देश हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक देश परेशान हो रहा है। हालांकि 2019 में भी पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद किया था, लेकिन 2019 में जिस समय पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद किया था तो इस मामले में स्टडी की गई और स्टडी करके पता चला कि पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ है। 2019 में पता चलता है कि भाई रिपोर्ट सामने आई और पहलगाम हमले के बाद में पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद किया, जिसका मतलब ये हुआ कि लगभग $100 मिलियन का नुकसान उसको हुआ था। कितना हुआ है? $100 मिलियन। अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है और जितने दिन तक इसने अपने हवाई क्षेत्र को बंद रखा था उस दौरान इसको $100 मिलियन का नुकसान हुआ। अब ये $100 मिलियन का नुकसान कैसे हुआ था पाकिस्तान को? तो देखिए, दरअसल एयर स्पेस बंद होने की वजह से प्रतिदिन पाकिस्तान के मामले में लगभग 400 उड़ानें प्रभावित हुई। अब 400 उड़ानों के प्रभावित होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण और उसके राष्ट्रीय वाहक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को भारी नुकसान हुआ। भारी नुकसान के मामले में 400 उड़ानें प्रभावित तो हुई थी और इन 400 उड़ानों के प्रभावित होने के मामले में हमें यह पता चलता है कि इसके हवाई क्षेत्र से गुजरने के मामले में बोइंग 737 के लिए जो शुल्क ये वसूलता है $580 का, और बड़े विमानों के लिए जो ये चार्जेस वसूल करता है, इस दौरान ओवर फ्लाइट चार्जेस के मामले में ही इसको लगभग $232,000 का नुकसान एक दिन में हुआ था। यानी कि सिर्फ और सिर्फ विमानों के ऊपर से गुजरने के मामले में, जब कभी भी आपके हवाई क्षेत्र से कोई विमान गुजरता है तो उसके लिए आप ओवर फ्लाइट चार्ज लेते हैं और ये लीगल है, पूरी दुनिया लगाती है, सभी देश लगाते हैं। तो 2019 में क्या हुआ था? ओवर फ्लाइट चार्जेस के मामले में ही एक दिन में लगभग पाकिस्तान ने फेस किया था $232,000 का नुकसान। और ये केवल और केवल बात है ओवर फ्लाइट शुल्क की। ओवर फ्लाइट शुल्क के अलावा अगर हम लोग बात करें कि टर्मिनल नेविगेशन के लिए जो उसको पैसा मिलता था, लैंडिंग के लिए जो पैसा मिल सकता था और पार्किंग के लिए जो पैसा मिल सकता था, इन सभी चार्जेस के मामले में इसका जो नुकसान था वो $300,000 तक पहुंच गया था।
तो काफी ज्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ इसको। इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के निलंबन और लंबे घरेलू उड़ान मार्गों के लिए जो लागत बढ़ गई थी, उसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस को प्रतिदिन लगभग $460,000 का नुकसान भी उठाना पड़ा था। तो ये सारी की सारी स्थितियां हैं और वहीं इन सभी चीजों से पता चलता है कि CAA और PIA के लिए संयुक्त दैनिक घाटा लगभग $760,000 तक पहुंच गया था। और ये $760,000 का ही आंकड़ा बताता है कि पिछली बंदी की स्थिति में, यानी कि जब इसने पिछली बार अपने एयर स्पेस को बंद किया था तो उस दौरान $100 मिलियन का घाटा इसने झेला था। और अभी जिस प्रकार से इसने अपना एयर स्पेस बंद किया है तो समझ लीजिए कि इन सभी स्थितियों के तहत ही, यानी कि जो इसको ओवर फ्लाइट चार्जेस मिल जाते हैं, जो इसको चार्जेस मिलते हैं टर्मिनल नेविगेशन से, लैंडिंग से और पार्किंग से, ठीक है, और बाकी सभी जो मामला है, इसके तहत अभी भी फिलहाल ये बड़ा नुकसान फेस कर रहा है। 2019 में तो इसको एक दिन में लगभग $760,000 का नुकसान होता था, लेकिन अब ये स्थिति बढ़ेगी और ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि भारत ने भी अपना एयर स्पेस के लिए बंद कर दिया है, साथ साथ जैमर्स भी लगा दिए हैं, तो रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हो चुके हैं इसके ऊपर। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत प्रभावित नहीं हो रहा है। पहली बात तो भारत को खुद यहाँ पर लंबा रास्ता मिल रहा है, तो लंबे रास्ते की वजह से भारत के जो चार्जेस है वो तो बढ़ जा रहे हैं, तो मतलब वहाँ भी नुकसान की बात हमारे लिए है। समय भी बढ़ गया, फ्यूल के चार्जेस भी बढ़ गए हैं, तो दिक्कतें सारी हमें अल्टीमेटली फेस करनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, इसके अलावा पाकिस्तान के बेशक थोड़े बहुत ही विमान हो, पर ये थोड़े बहुत विमान भी हमारे हवाई क्षेत्र से गुजरते हैं, तो हमें भी ओवर फ्लाइट चार्ज मिलता है, तो वहाँ पर भी हमें थोड़ा बहुत नुकसान तो फेस करना पड़ ही जाएगा। बातें क्लियर है सारी। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो फिलहाल चल रही हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे हैं एयर स्पेस वॉर के मामले में, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए जानना समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन ये इसी वजह से तैयार किया गया था आप लोग के एग्जाम के मद्देनजर। हालांकि यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन सकता है हम लोगों के मेंस के हिसाब से कि यदि 21वीं शताब्दी को आर्थिक युद्ध की शताब्दी के रूप में परिभाषित किया जाए तो ये गलत नहीं होगा। हालांकि हम देख रहे हैं कि कुछ देश युद्ध में भी हैं, पर उसके बावजूद जो अधिकांश स्थिति पूरी दुनिया में बनी हुई है वो आर्थिक स्थिति के तहत ही चल रहा है, यानी कि सभी देश एक दूसरे को आर्थिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने पूरी दुनिया के तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए और वहीं कई देशों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। हम कहीं किसी के ऊपर टैरिफ बढ़ा दे रहे हैं, टैरिफ घटा दे रहे हैं, या फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी इकोनॉमी इफेक्ट हो। तो उसी की वजह से ये क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, और आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और कमेंट नहीं करने के अलावा अगर आप प्रॉपर डिटेल लिखना चाहते हैं तो डिटेल्ड आप आंसर लिखिए, और आंसर लिखने के बाद आप लोग मुझे भेजिए, क्योंकि हम लोग स्टडी IQ IAS हिंदी के अलावा मिल सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक या फिर एक्स पे, और इस QR को स्कैन करके आप लोग पहुंच सकते हैं सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी। तो आप लोग बिल्कुल अगर आंसर अच्छा लिखते हैं तो मुझे भेजिए, मैं उसका एवेल्यूशन करूंगा, और उसके बाद में जो अच्छा लगेगा मुझे तो मैं बिल्कुल बाकी लोगों तक भी शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग वहाँ भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी की बातें हम लोग करेंगे हमारी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।